औरंगाबाद पहुंचे राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने राजद कार्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ औरंगाबाद भाजपा के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह पर आरोप की झड़ी लगा दी। आइए आगे सुनते हैं प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा। आप सब जानते हैं आज के दिन में जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, संस्थाओं को दुरुपयोग कर कर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को धूमिल कर कर, इन सभी मुद्दों पे मौन है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे कर कर ये सभी जनमानस के मुद्दे का अपहरण कर रखा है इन लोगों ने। हम लोग आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, बस ये बताना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आप चौथा स्तंभ है और जिस तरीके से चौथे स्तंभ के ऊपर भी चोट पहुंचाया जा रहा है, ये सब आप लोग भली भांति जानते हैं। इंडिया अलायंस जब बना था, जिस ढंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तालमेल बढ़ाकर सभी साथियों के द्वारा, ये मील का पत्थर साबित होगा। और जो लड़ाई सामाजिक न्याय की, चाहे लोहिया जी हों, कपूरी जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, या जो ये धरती है शाहबाद की, जो धरती है क्रांतिकारियों की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, लोहिया के विचारों से लबरेज ये धरती है, यहाँ पे जिन मूल्यों के ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, मुझे लगता है कि पिछले 3 टर्म से लगातार 15 साल से जो सांसद हैं यहाँ पे, ये धरती फर्टाइल धरती है, प्रकृति के गोद में बैठी हुई ये यहाँ का जमीन उपजाऊ जमीन है। और जगदेव बाबू कहा करते थे कि अगर खेत सूखा है तो पेट भी सूखा रहेगा। तो जितने भी किसान बंधु यहाँ पर हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ आए तो उन्होंने बोला कि भाई हम पानी खेतों तक पहुँचाएंगे, उसके लिए डैम बनाएंगे। ये पिछले 10 साल हो गए, यहाँ पे खेतों में पानी नहीं जा रही है। इतना ही नहीं, जो जितने भी जो यंग लड़के हैं, नौकरी उनको खत्म कर दी गई है, आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको बेचे जा रहे हैं। आप सब जानते हैं किसान का बच्चा नौकरी जो है डिफेंस में करता था और रेलवे में सबसे ज़्यादा भर्ती होती थी, ये नौकरियां भी ख़त्म कर दी गई, क्योंकि ये सब रेल को भी प्राइवेटाइज कर दिया इन लोगों ने और वहाँ अग्निवीर ले आए। तो पॉलिसी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से आम जनता को कमर तोड़ दिया गया है और महंगाई चरम सीमा पे है। महंगाई आप सब जानते हैं, मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में लोग खरीदने नहीं जा रहे हैं, इसके बावजूद भी महंगाई चरम सीमा पे है, क्योंकि कॉरपोरेट घराने के साथ इनका जो है दोनों में साठ-गांठ है। आप जानते हैं लगभग 12 लाख करोड़ कॉरपोरेट घरानों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने माफ कर दिया। किसानों को डबल इनकम की इन्होंने वादा किया था। यहाँ पे जो ये प्रकृति के गोद में औरंगाबाद है, यहाँ किसानियत बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ खेती पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, एमएसपी मिल नहीं रहा है, मंडी बंद हो गई है, तो अपना जो ग्रेस है, अपने जो उत्पादन है वो कहाँ लेकर जाएं। लोग पंजाब से और हरियाणा से आते हैं यहाँ पर और यहाँ का फसल खरीद कर वहाँ डबल इनकम में अपने यहाँ मंडी में बेचते हैं ये लोग, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के जो स्थानीय सांसद है, आप 15 सालों का इनका लेखा जोखा अगर पार्लियामेंट में अगर आप उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 15 सालों में इन्होंने संसद में 15 मिनट भी किसी मुद्दे के ऊपर बोला होगा, 15 क्वेश्चन भी नहीं उठाया होगा। जब मैं अगर देखता हूँ उनका पूरा, आप पार्लियामेंट की प्रोफाइल देख लीजिए, इक्का दुक्का भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं उठाया है आपके। तो जो जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, गांधी जी कहते थे कि अगर पार्लियामेंट अगर शांत रहेगा तो है आवारा हो जाएगा। तो आपके सांसद तो ऑलरेडी इतने मौन धारण किए हुए हैं, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलते नहीं है। अभी मैं आ भी रहा था, कहीं पे उनका मैंने बोर्ड और साइन बोर्ड नहीं देखा कि इन्होंने क्या काम किया है।
तो पिछले 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। आप सबके माध्यम से हम बताना भी चाहते हैं कि समय आ गया है बदलाव का, और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ये सरकार और ये देश चला रहे हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आप लोग सब देखे हैं कि एक तरफ चंदे और धंधा का यहाँ पे नियम चल रहा है, ऐसे ऐसे सेल कंपनियां बनाई हुई है जो कि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसे सेल कंपनियां कहते हैं। ऐसे कंपनियां जो है चंदा दे रही है नरेंद्र मोदी जी को, और वो चंदा कितना है? ऐसे भी कंपनियां हैं जिनको 50 करोड़ भी जिनका टर्नओवर नहीं है, वो 500 करोड़ चंदा दे रहा है। जो देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, देश की जो सबसे मजबूत पैसे वाली पार्टी है, कोरोना के समय भी देखिए 2-3 ही आदमी इस दुनिया में अमीर हुआ, जिसमें एक अडानी और अंबानी है और तीसरा भारतीय जनता पार्टी है। तो ये ऐसे 3 लोग हैं जो कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा अमीर दुनिया में हुआ है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आपके जेब से निकाला जा रहा है, जीएसटी से निकाला जा रहा है। 18% जीएसटी लोग लगा रहे हैं आज के दिन में, और जीएसटी का पैसा स्टेट जीएसटी को देना चाहिए, स्टेट को देना चाहिए। वहां भी ये 3 महीने के बाद दे रहे हैं। लगभग 1 लाख करोड़ तो अभी जीएसटी का स्टेट का पैसा बचा हुआ है। तो जो संघवाद की व्यवस्था थी, फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है, वो जीएसटी के माध्यम से एकदम स्टेट को कमर तोड़ देना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। ऐसा इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि 1949 का इनका जो है पंचजन्य में देख लीजिए, इनका जो संविधान बना, जब देश का संविधान एक तरफ बन रहा था, ठीक उसी वक्त आरएसएस का संविधान बन रहा था, और आरएसएस के संविधान में ये दिया गया है एकलवाद। यहाँ पे संघवाद नहीं रहेगा। एक राष्ट्र की ये बात करते हैं, एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात करते हैं ये लोग। इतना पंखा यहाँ चल रहा है, देखिए सबसे महंगा बिजली बिहार में है। यहाँ का कोयला इंडोनेशिया से खरीदा जा रहा है, अडानी का कंपनी से कोयला खरीदा जा रहा है भारत में, और सबसे महंगा जो है बिजली बिहार को दिया जा रहा है। तो एक राष्ट्र और एक बिजली का दर क्यों नहीं होना चाहिए? जो हम लोग बिहार में जो सबसे महंगा बिजली क्यों दे, गरीब प्रदेश है, ये सब जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में पिछले 1 महीने में 5वां बार उनका है, 5वां बार वो यहाँ पर आ गए हैं। उनका न उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया, न स्पेशल पैकेज दिया बिहार को, न स्पेशल अटेंशन की बात कहा था उन्होंने, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दिया उन्होंने। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने 40 में से 39 सीट देकर हाथ मजबूत किया, और औरंगाबाद की भी सीट हुई है। ये तो 15 साल से यहाँ काबिज है। इनको अपना लोगों का हाथ मजबूत करना था, नौकरी की बात करनी थी इनको, स्कूल और कॉलेज और पढ़ाई की बात करनी थी इनको दवाई की बात करनी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला बिहार में, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं किया बिहार में। जो भी खुला वो पहले की सरकारों ने खोला जब लालू प्रसाद यादव जी थे। कमाई की बात प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार की बात किया था इन्होंने कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, लेकिन नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में कहा कि अभी तक मैं 7 लाख ही रोजगार में दे पाया हूँ भारत के यंग जनरेशन को। तो आप इसी से समझ लीजिए कि क्या इनकी हालत है। कैग का रिपोर्ट देख लीजिए, सारा इनका उज्ज्वला, ये जो आयुष्मान योजना था, सारा योजना इनका फ्लॉप है, और बिहार तो उसमें सबसे नीचे है। साथियों, ये उज्ज्वला योजना की बात करते थे, 7 करोड़ सिलेंडर इन्होंने देने का बात किया, लोग लाभार्थी हैं इनके, लेकिन पिछले 1 साल का रिपोर्ट है कि पिछले 1 सालों में 5 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के कि एक भी सिलेंडर इन्होंने 12 महीने में 1 साल में नहीं भरा पाया, क्योंकि सिलेंडर का दाम 450 था जब ये आए थे। आज के दिन में ये 1100 सिलेंडर का दाम है। प्रधानमंत्री कहते थे कि डॉलर का हाल देख लो, आज दुनिया में जो देखिए सबसे डिप किया है रुपीज अगर कहीं का, तो भारत का किया है। $1 का कीमत 83 रुपया हो गया है। तो मिसाइल की तरह, रॉकेट की तरह डॉलर का कीमत भाग रहा है भारत के रुपया के हिसाब से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत का रुपया का साख, भारत की रुपये का इज्जत जो है इंटरनेशनल मार्केट में गिरा है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत का नाम बढ़ रहा है, आगे बहुत आगे जा रहा है भारत। तो आपका रुपया कैसे गोते खा रहा है, हमें ये बता दीजिए। इतना ही नहीं, जिस तरीके से निर्यात और आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पूरी नीति देख लीजिए इनका, वो वहां से निर्यात कर रहे हैं कोयला, जैसे मैंने बताया,
अपना कोयला छोड़ के सबसे महंगा अगर कोई देश कोयला खरीद रहा है तो भारत खरीद रहा है, बेचने वाला अडानी है, और कोयला खरीद कर हम लोग बिजली बना रहे हैं उससे, और ये बिजली दे रहे हैं आपको, असम से महंगा बिजली दे रहे हैं बिहार में। तो इस तरीके का जितने भी जो सोच है, गवर्नेंस की बात कीजिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीनों को यूज किया इन्होंने, और यूज करके जो अपोजिशन है उसको टारगेट और टार्निश किया, और 2 अभी मुख्यमंत्री को इलेक्शन के दौरान ही जेल में बंद कर रखा है। और हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, आप देखिए लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात करते हैं, ये लोग 2 बार सीबीआई ने ही वो उस केस को बंद कर रखा था। तो डराने और धमकाने का जो नीयत और नीति है, चंदे और धंधे का जो नीति है इनकी जो नीति है, जिस तरीके से बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो कॉन्सेप्ट बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में अंकित किया था, उनको तार तार करने का जो इनका सोच है, ये सोच नागपुर से चल रही है। ये जो लड़ाई है आम चुनाव 2024 की, ये लड़ाई नागपुर की और पाटलिपुत्र की बहुजनवादी सोच की लड़ाई है साथियों, जिसको संविधान में अंकित किया हुआ है। इन लोग 400 सीट का जो मांग कर रहे हैं आप लोगों से, मुख्यमंत्री जी तो 4000 बोल दिए कल, पता नहीं क्या मतलब लगता है क्या हो गया उनको। लेकिन जो 400 सीट की जो इन्होंने मांग हमेशा हर चौराहे पे जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि संविधान के मूल्यों को बदलना है इनको। संविधान अगर 400 अगर आप देंगे तो संविधान बदला जाए, इसलिए ये 400 का ये रट लगाए हुए हैं। अगर संविधान के मूल्यों को बदलने की जो इनकी साजिश है, उसका जो है हम लोग मुंह तोड़ जवाब जो है हम लोग देंगे 19 तारीख को वोट के माध्यम से। 19 अप्रैल को जो वोट हो रही है यहाँ पर, ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोग सब बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी पॉलिसी रही है, चाहे नोटबंदी की रही हो, जीएसटी की रही हो, चाहे रेरा रही हो, या फिर ईंधन मुक्त कर ईंधन की बात किया हो, हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाता है साथियों। हर दिन का ये खेल है, क्योंकि मार्केट से गवर्नड है। सरकार हाथ खड़ा कर दी है, सरकार अपने दायित्वों से पीछे हट रही है, और पेट्रोल का दाम जो है मार्केट पे आधारित कर दिया। एक दिन में बढ़ता है, घटता है। सरकार अपने कल्याणकारी राज्य की योजना से जो संविधान के मूल्यों, संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य दिए थे संविधान में, कल्याणकारी राज्य की योजना, वो सभी योजनाओं को ये माननीय प्रधानमंत्री जी बंद करना चाहते हैं साथियों। ये कहते थे कि मनरेगा एक गड्ढा है, और कोरोना के समय मनरेगा ही सबसे जो है उपयोगी इनके निकला। तो जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी रोजगार की, वो फ्लॉप हो गया। कोई रोजगार युवाओं को नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि यूनिवर्सिटी देंगे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुला, पढ़ाई की बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने कमाई की बात की, कमाई की बात नहीं हुई। हॉस्पिटल की बात नहीं हुई। कृषि क्षेत्र में आप देख लीजिए, बिहार है कृषि प्रधान क्षेत्र है, एमएसपी नहीं मिल रहा है हमारे किसानों को। आप ये भी जानते हैं एमएसपी प्रॉफिट नहीं होता है। एमएसपी मिनिमम मूल्य है जो किसान अपना लागत लगाया है, किसान को लागत नहीं मिल रहा है। तो हमारा प्रदेश की जनता करा रही है। इनके बच्चे को अग्निवीर में लाकर वहां नौकरी से मुरीन कर दिया, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं। किसान खेत में लड़ रहे हैं, उपजा रहे हैं, बॉर्डर पे इनके बच्चे लड़ रहे हैं, उनको भी बंद कर दिया इन्होंने। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम लोग सरकार में आएंगे तो ये अग्निवीर को बंद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो ऑटोक्रेटिक सरकार है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी ये इलेक्शन हो रहा है, WY लोग सब देखिए जनप्रतिनिधि है यहाँ पे। इलेक्शन 2 तरीके से होता है, एक पार्टिसिपेशन इलेक्शन का एक पार्ट है, दूसरा है कंटेस्ट। जिन लोगों के बीच में कंटेस्ट हो रहा है और जो आम जनता पार्टिसिपेट कर रही है, तो पार्टिसिपेट और कंटेस्ट। आप देखिए पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि संख्या पार्टिसिपेशन का बढ़ना चाहिए, हम लोग भी बात करते हैं, लेकिन कंटेस्ट देख लीजिए, कंटेस्ट इक्वल नहीं है। इक्वल कंटेस्ट इसलिए नहीं है, पैसा उनके पास है। सारे ओपोजिशन पार्टियों का बैंक का फ्रीज कर दिया है इन्होंने। पैसा हमारे पास नहीं है लड़ने का, पैसा उनके पास है। चंदा और धंधा का भी खेल वही चला, सुप्रीम कोर्ट भी सामने है। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है। ब्यूरोक्रेसी, ईडी, आईडी, सीबीआई सब उनके पास है, और उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो उनके पास है आपका चौथा स्तंभ मीडिया भी उनके पास है। तो आप हमें बताइए कि हमारे कैंडिडेट्स को, ऑपोजिशन के कैंडिडेट को इक्वल नहीं है, कंटेस्ट ही इक्वल नहीं है। जब कंटेस्ट इक्वल नहीं है, पार्टिसिपेशन की आप बात कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं ऑटोक्रेट। एक आदमी चला रहा है, एक आदमी इस देश को चला रहा है। पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हमारे सांसदों को। आपको पता होगा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग प्रजातंत्र ब्रिटेन से लिए हैं,
ब्रिटेन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन के अंदर 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया हो। जो बोलेगा वो सस्पेंड हो जाएगा, जो बाहर बोलेगा वो जेल चला जाएगा। और कृषि कानून पास कर दिया बिन बोले हुए, शिक्षा कानून पास कर दिया बिन बोले हुए। कृषि कानून में 700 किसान जो है अपना स्वर्गवास हो गए, फिर उसके बाद वो कानून वापस हुआ। तो इस तरीके के नरेंद्र मोदी जी की जो रही है कार्यकलाप, वो आप सभी के साथ है, आप सभी के सामने है। वो जितनी भी पॉलिसियाँ रही है फ्लॉप रही है। यहाँ के माननीय सांसद लगातार 15 साल से बैठे हुए हैं और 15 सालों में इन्होंने 15 मिनट भी आकर बात नहीं किया। पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने। किसी भी जो यहाँ पे जो जनमानस है, उस जनमानस के मासूम जनमानस के मुद्दों को यहाँ के सांसद ने नहीं उठाया। अपने फर्ज से कोसों दूर हैं। जब अपने फर्ज से कोई सांसद कोसों दूर चला जाता है तो जनता को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि उसका दिन आ रहा है, आप जो है वोट के साथ जोड़ करिए और ऐसे सांसद को भेजिए जो आपके साथ रहे, आपका रहे, आपके बीच में उठता बैठता हो। उन सांसदों को आप यहाँ से जो है जिता कर भेजिए। और जो नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, जो कह रहे हैं वादा करते हैं किसका, कि मोदी का गारंटी है। आप ये सोचिए, प्रजातांत्रिक देश है, कितने बेशर्म लोग हैं। मोदी की गारंटी, अरे ये भारत सरकार की गारंटी बोलनी चाहिए उनको। भारत सरकार की गारंटी है, भारत माता की गारंटी होनी चाहिए। भारत माता मतलब भारत की जनता की गारंटी होनी चाहिए। जनता की गारंटी की ये बात नहीं करते, मोदी की गारंटी है। आप पिछले 10 सालों में आपने देख लिया, मोदी ने जितने गारंटी दिए वो सब गारंटी एक्सपायर हो गया, सब गारंटी फेल हो गया। तो गारंटी देने वालों की, ऐसे गारंटी देने वालों को इस बार हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि वो दिल्ली के फलक पर वो नहीं जाएंगे। और ये जो धरती है, शाहबाद की धरती है, ये मगध और शाहबाद मिला हुआ है। और ये जो सामाजिक न्याय के मूल्यों से लबरेज ये धरती है, और ये धरती से जो बिगुल जो निकलती है यहाँ से बहुत दूर तक जाती है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी यहाँ से विजय होके निकलेंगे। और जो आपकी बात, जो सांसद, जो अभी के जो सांसद है, वो आपके मुद्दों से कोसों दूर दिखते हैं। इन मुद्दों के साथ राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती के साथ आपको संसद में भी उठाएगी। बिहार विधानसभा में WG और बाकी लोग उठाते हैं। और हमारे तो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का तेजस्वी जी का नारा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई। हमारा मुद्दा ही है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। हम डेवलपमेंट के नाम पे ही इलेक्शन लड़ने आए हैं। और पहले भी जो 2 बार हमें समर्थन मिला, प्रदेश का सबसे बड़ा पार्टी बनाया, और डेवलपमेंट के नाम पर ही हम लोग हैं। तो हम लोग डेवलपमेंट का काम करेंगे। भारत यंग देश है, और उस यंग युवा देश में सबसे युवा अगर कोई प्रदेश है तो बिहार है। यहाँ पे युवाओं का हम लोग जो है, यहाँ पे युवाओं के लिए पढ़ाई की बात करने के लिए आए हैं। युवाओं के लिए यहाँ पर हमने कमाई की बात करने के लिए आए हैं। कृषि प्रधान यहाँ पे प्रदेश है, तो हम सिंचाई की बात करने आए हैं यहाँ पर। तो पढ़ाई, दवाई और सिंचाई के मूल्यों के साथ हमारी पार्टी पूरी लवरेज है। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो पूरे इसको मानने वाले हैं। और जो भी हम लोग, आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब जनता जो भी करेगी वो स्वीकार करेंगे। और हम लोग मजबूती के साथ जो है सामाजिक न्याय, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को लेकर जो है दिल्ली में आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन, देखिए प्रधानमंत्री जी इलेक्शन को, मैंने बोला, भारत की जनमानस के मुद्दों का अगर अपहरण किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। परिवार के नाम पर अपना वोट लेने का जो काम कर रहे हैं, परिवार इमोशनल गेम खेल रहे हैं। ये जब इमोशनल गेम कहा गया था, जब आपने क्वेश्चन किया मणिपुर का, मणिपुर ही आप देखिए, मणिपुर में जिस तरीके से जो 50% से ज़्यादा आबादी हो, ये बेटी बचाओ बेटी बचाओ की ये बात करते हैं। तो बेटी बचाओ की बात करने वाले जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था मणिपुर में, तो प्रधानमंत्री जी खामोश थे, पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। ये पर्दे के पीछे छुपे हुए वाले प्रधानमंत्री जी आज परिवारवाद का नाम ले रहे हैं, परिवार का नाम ले रहे हैं। इनका कोई परिवार नहीं है, इनका सिर्फ अपना है। मोदी की गारंटी, भारत की गारंटी को छोड़कर, भारत माता को नीचे दिखाकर भारत माता के भी ऊपर आ गए ये मोदी की गारंटी। तो देश के संविधान के निर्माताओं ने जो बात कही कि ये जो है भारत सरकार को इन्होंने मोदी की सरकार बना दी है। मोदी और भारत एक है। मोदी आज ऐसा दिखाते हैं कि ये भारत से भी ऊपर हो गए।
तो इस कारण भाई देखिए मणिपुर के साथ साथ अन्य जगहों पर भी देखिए नरेंद्र मोदी जी खामोश रहते हैं, लेकिन जब कंगना रनौत जी का जब उंगली टूट जाता है तो ट्वीट करते हैं। और एक भी ट्वीट पिछले 40 दिनों में जब कांड हुआ मणिपुर में, जिस तरीके से की गई बेरहमी, इस मानवता को शर्मसार करने वाला जो काम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं और पार्लियामेंट में इस पर सिर्फ 5 सेकंड ही अपने वक्तव्य में लाते हैं। और आज भी ये लोग बेशर्मी से ये लोग कह रहे हैं कि परिवार। सर कोरोना जो वैक्सीन भी आ गया है तो अब तो स्टेज 5 इफेक्ट से सामने आ रहा है, मतलब डायरेक्ट से अभी हार्ट अटैक आ रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि जिस कंपनी ने वैक्सीन बेचा है उसमें अच्छा खासा रिपोर्ट नहीं खरीदा। जी देखिए कोरोना काल में जिस तरीके से आनंद फानंद प्रधानमंत्री जी का, आप देखिए कोरोना काल 1, कोरोना काल 2, जो 1 आ गया, ये कोरोना आया कहाँ से? 2 तरह का कोरोना देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भी आया था प्लेग इंडिया में 1919 में। उस वक्त हमारे जो वर्ल्ड वार में जो आर्मी गए थे वो लेकर आए थे, वहां लड़ने गए थे। इस बार जो आया हवाई जहाज से आया कोरोना हमारे आपके बीच से नहीं आया। जब हवाई जहाज से कोरोना आ रहा था, पहला कोरोना ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका था, ये नवंबर 2019 में ये डिटेक्ट हो चुका था। सारे जो देश हैं कोरोना पे अपनी पाबंदी लगा रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज को क्यों नहीं रोका? ये रोका इन्होंने मार्च में, 24 मार्च को रोका इन्होंने। बांग्लादेश हमसे पहले 8 मार्च को रोक दिया था। जिस तरीके से बांग्लादेश ने कंट्रोल किया, सबसे ज्यादा डेंसिटी जहां पर था वहां कोरोना फैलने की होती है। सबसे ज्यादा अगर साउथ एशिया में कहीं डेंसिटी है तो वो है बांग्लादेश में लोग नहीं मरे, बांग्लादेश में हम कंट्रोल रहा, लेकिन हमारे यहाँ हो गया। अब देखिए कोरोना का वैक्सीन देना था इनको, ठेका देना था कि भाई वैक्सीन खरीदना है हमको। इन्होंने वैक्सीन का ठेका नहीं दिया, हर देश वैक्सीन का ठेका दे दिया, इन्होंने वैक्सीन का ठेका नहीं दिया जो कंपनियां से वैक्सीन खरीदी जाए। फिर उन्होंने बोला कि आपको याद होगा अपना स्टेट खुद खरीद लेगा वैक्सीन। जब स्टेट खरीदने गया वहां पर बोला नहीं देश खरीदेगा, हम स्टेट को नहीं बेचते, इंटरनेशनल वैक्सीन कंपनी। फिर यहाँ पर हम पीछे हो गए, हमारे सेकंड लहर में लोगों का, लाशों का जो है जमावड़ा हो गया। आप देखे ही होंगे गंगा में। तब ये अप्रैल में जाके ऑर्डर किसको दिया? ये उसी को ऑर्डर दिया जो आप आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये जो ऑर्डर दिया आनंद फानंद में, और उससे पैसा लिया इन्होंने, पैसा लिया और लोगों को कंपलसरी किया कि यहाँ पर लगाओ। उसका भी कितना रिपोर्ट आ गया है कि लगाने का कोई फायदा ही नहीं था। वो कोरोना का वो जो है लगाने का कोई फायदा नहीं था वैक्सीन। और जो भी थोड़ा फायदा आपको हुआ तो उसके साइड इफेक्ट अब आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कोई दवा बनता है तो लगभग 10 साल एक दवा पे रिसर्च होती है, तब जाकर जो है दवा बनता है। लेकिन लोग की जाने जा रही थी, सरकार इस जो है मासूमियत का फायदा उठाकर दवा कंपनी से दवा बनवाया। आप लोगों को बॉडी को जो है गिनी पिग बना दिया आपके बॉडी को। और आज जो है देखिएगा यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी के बॉडी पे स्क्रैच आ गया है। तो ये कुछ तरीके के सिम्टम आ रहे हैं। ये रिसर्च का विषय है, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वह भी नहीं है, रिसर्च का विषय है। और रिसर्च के विषय में अगर गलत हुआ है तो आने वाली जो हमारी सरकार होगी, जिस तरीके से सेल कंपनियां बनाकर, जिस तरीके से गलत कंपनियां बनाकर ये लोगों ने आम जनता का पैसा लूटा है, और वो पैसा लूटने के बाद जो चंदा दिया है, और चंदा देने के बाद जो धंधा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, ये धंधाबाजों को ठंडा लगाकर हम लोग तिहाड़ में ले जाए। और दोनों इस बार लोग देखिए हमारी जो टेक्निक है इलेक्शन जीतने की, कोई नया टेक्निक नहीं है, संवाद और संघर्ष। तो हम लोग आम जनता के साथ, हमारे 6 विधायक, हमारे जो जितने जनप्रतिनिधि हैं पूरे बिहार में, संघर्ष के साथ अपने मासूम जनता के साथ हम लोग संवाद करते हैं। तो संवाद और संघर्ष दो ही हमारा इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा इक्विपमेंट है, जो कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम लोगों को बताया है। और उससे ये पहले भी कर्पूरी ठाकुर के समय, या जब कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थी और जिस तरीके से वर्चस्ववादी चल रही थी, उस वक्त हमने संघर्ष और संवाद किया अपने जनता के साथ। आज के दिन में हो क्या रहा है? आज के दिन में संघर्ष नहीं है, नरेंद्र मोदी जी कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं।
ये सिर्फ संवाद कर रहे हैं, और संवाद मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, संवाद अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर रहे हैं, और संवाद एक तरफा संवाद है, उनका संवाद एक तरफा संवाद है। हम लोग एक तरफा संवाद में विश्वास नहीं करते, हम लोग दो तरफा संवाद में विश्वास करते हैं। हम जनता के प्रतिनिधि और जनता के साथ बैठ के हम संवाद करते हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करते हैं, जिस मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपहरण कर रखा है।